सोचिए आपको कहीं बाहर जाना हो और आप एक फ्लाइट की टिकट चेक करते हैं। आप देखते हैं कि उसकी कीमत बता रहा है 3,000 रुपये। आप सोचते हैं कि साहब मैं इसे कर लूँगा, बुक कर लूँगा, आज बाद में कल वल में कर लूँगा मैं इसे आराम से। अब आप कल जब उस टिकट को बुक करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके प्राइसेस तो दिखा रहा है 9,000 रुपये। एक बात। दूसरी चीज़, आप मार्केट में सुबह सब्जी लेने जाते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट पर वो सब्जी लेकर आप घर आ जाते हैं। फिर आपके घर में शाम को कुछ मेहमान आ जाते हैं, मम्मी बोलती हैं आपको कि जाओ सब्जी और लेकर आओ। आप सब्जी लेने जाते हैं शाम को फिर से। अब वही सब्जी जब आप लेने जाते हैं उसी मार्केट में, तो वो सब्जी आपको कम दाम में मिलती है। तीसरी बात, आपने ऑनलाइन सेल में देखा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लो एक फ़ोन है, उसकी कीमत दिखा रहा है 30,000 रुपीज़। आपने देखा, आप देख कर आप आगे बढ़ गए, आपको नहीं लेना था, ये कुछ भी आपने देखा, आप आगे बढ़ गए। फिर एक हफ्ते बाद आपने दोबारा वही फ़ोन देखा उसी सेल पर और उसकी कीमत हो गई है अब 24,000 रुपीज़। कौन बदल रहा है ये प्राइसेस? क्या लगता है आपको? क्या बायर्स जो है वो फोर्स कर रहे हैं सेलर्स को कि वो प्राइसेस कम करें, या सेलर्स अपनी मर्जी से, उनके मन में एक भावना आ जा रही है कि चलो भाई इन कंज्यूमर्स को थोड़ा हम कम दाम में दे देते हैं, इनका भी कोई फ़ायदा करा देते हैं? क्या सेलर्स के मन में ये भावना आ रही है, या फिर कोई और ऐसी चीज़ है जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है? आज हम उसी छिपी हुई चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम मिराज है और मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ज़बरदस्त चैप्टर जिसका नाम है प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, इसके बारे में जानने वाले हैं। हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में बिल्कुल बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई किसी भी चीज़ की कीमत को कैसे तय करते हैं, कैसे शॉर्टेज और सरप्लस उसकी कीमत को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कब गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करना पड़ता है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि किसी भी चीज़ की कीमत अगर गिर रही है या बढ़ रही है तो उसके पीछे का राज क्या है। तो चलिए इस प्राइस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। देखिए, मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हैं और उस होटल के एक रूम के बारे में आप पता करते हैं, तो उसके प्राइस का पता चलता है आपको कि साहब वो है 1500 रुपीज़। अब आप देखते हैं, आप उसको परचेज कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद, परचेज करने का मतलब आप उसमें एक दिन रुक जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आप उसी होटल में जाते हैं और आप देखते हैं उसी रूम के प्राइसेस हो गए 8,000 रुपीज़। ठीक है, फिर कुछ और टाइम बाद आप जाते हैं और आप देखते हैं कि साहब उसी रूम की कीमत हो गई है 25,000 रुपये। ये है न्यू ईयर के प्राइसेस। अब पहला रिएक्शन आएगा, साहब ये हो क्या रहा है? मजाक चल रहा है क्या? नहीं, ये मजाक नहीं है। अभी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की तरफ ना जाइए, अभी इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भूल जाइए। अभी एक नॉर्मल सवाल, एक नॉर्मल बातचीत की तरफ हम इसको लेकर जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि रूम भी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो फिर प्राइसेस में इतना बड़ा बदलाव क्यों? 16 गुना चेंज हो गया भाई साहब प्राइसेस, 16 टाइम्स, 16 गुना प्राइस चेंज हो गया। किसने बदला प्राइस? अगर रूम सेम है, होटल सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो कुछ तो है जो प्राइसेस को बदल रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और यही पर्दादारी को हम अनवील करने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, आज हम डेफिनेशंस को नहीं रटेंगे, आज हम प्राइस के पीछे छिपी हुई इस कहानी को पकड़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि साहब जो होटल का रूम है उसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी हो गई है, इस वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है। तो मतलब क्वालिटी में क्या अच्छा हो गया है आपके मन में? क्या अच्छा हो गया आपके मन में आएगा कि 16 गुना बढ़ गए हैं प्राइसेस? क्या बेड ज़्यादा मुलायम हो गया है, या फिर इसकी दीवारों पर जो है वो कुछ बहुत बहुत महंगी पेंटिंग्स लगा दी गई हैं, या फिर उसका बाथरूम में जकूजी उकूजी 2-4 और ऐड कर दी गई हैं? क्या हो क्या गया है उसमें? ऐसा क्या हुआ है? देखो, सब कुछ सेम है, फिर भी प्राइसेस क्यों बढ़े? प्राइसेस हमेशा किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से डिसाइड नहीं होते मेरे दोस्त। प्राइसेस कई और सारी चीज़ों की वजह से भी डिसाइड होते हैं। अब हम वो कई और दूसरी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम उन हालातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो प्राइसेस को बदलने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, नए साल पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, रूम्स लिमिटेड होते हैं, बुकिंग फास्ट हो रही होती है, तो होटल्स को पता होता है कि साहब बायर्स बहुत सारे आएंगे, हमारे पास बहुत सारे विजिटर्स आएंगे। ऑफ सीजन में ये सीन उल्टा हो जाता है।
ऑफ सीजन में बिल्कुल भी विजिटर्स नहीं आते हैं, रूम्स खाली पड़े रहते हैं, होटल चाहते हैं भाई कोई तो आए, जिस वजह से वो प्राइसेस को कम कर देते हैं। अब इसलिए हमारा अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, आखिर प्राइसेस बदली किसने? आप कहेंगे कि साहब प्राइसेस तो होटल ने बदली। टेक्निकली आपका जवाब सही हो सकता है, लेकिन होटल ने या सेलर्स ने सिर्फ नंबर चेंज किया है। वो नंबर क्या था? 1500 से 25,000, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। होटल ने सिर्फ ये नंबर चेंज किया है 1500 से 25,000, बाकी का जो सिनेरियो है वो उन्होंने चेंज नहीं किया। बाकी का सिनेरियो क्या है? टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, रूम्स है लिमिटेड, जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। अब नोटिस कीजिए, बिना किसी डेफिनेशन के हम प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने वाले दो फोर्सेस की तरफ पहुंच रहे हैं। एक तरफ प्राइसेस इस चीज से भी तय होते हैं कि लोग कितना खरीदना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कितना अवेलेबल है। यही तो इकोनॉमिक्स की ब्यूटी है। बिना टेक्स्ट बुक में देखे, बिना टेक्स्ट बुक को खोले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में ऑलरेडी ओपन होते हैं, हमें बस उनकी तरफ एक नज़र करने की ज़रूरत होती है। आप मार्केट में आम खरीदने जाएं, आप कोई कैब बुक करें, आप कोई कॉन्सर्ट का टिकट बुक करें, आप कोई मूवी देखने जाएं, कुछ भी यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। किसी चीज़ को लोग कितना चाहते हैं और वो चीज़ कितनी अवेलेबल है। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा चाह रहे हैं और वो लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लोगों को भी समझ लीजिए, मान लीजिए अगर अचानक से कोई बहुत मशहूर हो जाता है और उसको जो है एकदम पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो होता क्या है, उसके भाव बढ़ जाएंगे। ये तो सिर्फ एक मजाक की बात है, लेकिन इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ जिसको लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, एकदम डिमांड बढ़ गई है किसी चीज़ की, लोग चाहने लगे हैं उसको ज़्यादा और उसकी सप्लाई इतनी है नहीं, यानी ख़रीदार आ गए बहुत ज़्यादा और जो मार्केट में चीज़ अवेलेबल है वो है बहुत कम। इससे क्या होगा? इससे उस चीज़ की कीमतें, उस चीज़ के भाव बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरफ बायर्स हैं और दूसरी तरफ सेलर्स हैं। इसको एक टग ऑफ वॉर की तरह देखिए, रस्साकशी की तरह देखिए इसको। एक तरफ बायर्स हैं, दूसरी तरफ सेलर है। इधर हमारे बायर हैं, इधर हमारे सेलर है। दोनों अपनी तरफ प्राइसेस को खींच रहे हैं। ये जो बायर हैं ये प्राइसेस को कम से कम करना चाहते हैं, जो सेलर हैं ये प्राइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ही सोच रहे हैं कि हम अपनी तरफ अपना फ़ायदा कैसे करें। अगर बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ा, तो और वो चीज़ कम अवेलेबल है तो प्राइसेस का प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अगर रूम्स खाली हैं और माल पड़ा हुआ है तो सेलर के पास प्राइस कम करने का इंसेंटिव होगा कि एटलीस्ट मेरे पास जो माल बचा हुआ है ये बिके तो सही, वेस्ट ना जाए, तो वो उसको कम से कम प्राइस में लोगों को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है। अभी हम सिंप्लीफाइड पिक्चर देख रहे हैं, आगे के चैप्टर में हम एग्जैक्ट रूल्स और कंडीशन समझेंगे। इस कोर कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि प्राइसेस हवा में तय नहीं होते, बल्कि बायर्स और सेलर्स दोनों के डिसीजन से इमर्ज होकर आते हैं। बायर्स और सेलर ये सिर्फ कुछ लोग नहीं है मार्केट में, ये वो फोर्सेस हैं जो प्राइसेस को तय करते हैं। अब एक ट्रैप क्वेश्चन क्या है? आपको आईफोन चाहिए, जेब में 500 रुपए है, क्या ये डिमांड है? जल्दबाजी मत करिए इसका जवाब देने में। हो सकता है कुछ लोगों के हिसाब से ये डिमांड हो, लेकिन इकोनॉमिक्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये डिमांड बिल्कुल नहीं है। सिर्फ किसी चीज़ को चाहना ही काफ़ी नहीं है, उस चीज़ को पाने के लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, आपके पास 80,000 रुपीज़ हैं मगर अब आपको आईफोन चाहिए ही नहीं, तो क्या ये डिमांड होगी? नहीं, ये भी डिमांड नहीं होगी। तो पता ये चला कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ को चाहने की विल तो है, मगर आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। अब अगर आपके पास पैसे तो हैं मगर उस चीज़ को चाहने की चाहत नहीं है, उस चीज़ को पाने की चाहत नहीं है, तब भी वो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ आपकी तभी होगी, कोई भी चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, जो बिकने वाली है, वो आपकी तब होगी जब आपकी चाहत भी है और आपके पास उसको खरीदने का पैसा भी है। तो डिमांड तब बनती है व्हेन यू हैव विलिंगनेस टू बाय, उसको खरीदने की आपके अंदर इच्छा है और आपके अंदर एबिलिटी टू बाय, आपके पास पैसा भी है। ये आईफोन आपके पास तब आएगा जब आपके पास इसको खरीदने जितना अमाउंट होगा। ये सिर्फ आईफोन का एक एग्जाम्पल है, बाकी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आईफोन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए है ये।
वांट, आप किसी चीज़ को चाहते हैं मगर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको खरीदने का पैसा नहीं है, वो डिमांड नहीं है, वो सिर्फ एक डिज़ायर, सिर्फ एक इच्छा है, एक चाहत है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं मगर आपको चाहिए ही नहीं, तब भी वो डिमांड नहीं है, वो कुछ नहीं है। आप उसको चाहते हैं और उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल भी है, तब उसको डिमांड कहा जाएगा। तो डिमांड वो चीज़ होती है जब आपके पास किसी चीज़ को पाने के लिए पैसा भी है और उस चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर इच्छा भी है। अब हम ऑफिशियली प्राइस पजल के अंदर एंटर करते हैं। देखिए, अभी तक हमने होटल रूम के बारे में समझा, फिर हम बायर्स और सेलर्स का प्रेशर देखा हमने, और डिमांड का पहला क्लू हमें मिल गया। इस चैप्टर का नाम है प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। देखो, अलग अलग फोर्सेस हैं इस पजल में, 4 अलग अलग कैरेक्टर हैं। पहला है डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम और गवर्नमेंट। इनको अलग अलग फोर्सेस की तरह बिल्कुल नहीं समझिएगा, इनको एक फ्लो की तरह देखिए। अगर आप इन चारों को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह देखेंगे, अगर एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह समझ लेते हैं, तो चैप्टर ऑलमोस्ट खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाता है। बायर कुछ चाहते हैं, उसको कहते हैं डिमांड, ये बायर्स चाहते हैं। सेलर्स कुछ बेचना चाहते हैं, उसको कहते हैं सप्लाई, ये सेलर के द्वारा सेंड की गई क्वांटिटी है जो सेलर मार्केट में लाना चाहते हैं। अच्छा, जब ये दोनों के जो फोर्सेस हैं, दोनों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, जब इन दोनों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, तब इस जगह बनता है इक्विलिब्रियम और यहाँ से प्राइस डिसाइड होते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, उस केस में गवर्नमेंट को भी एंटर करना होता है। गवर्नमेंट देखती है कि कभी किसी बायर के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। अब इसी रोड मैप को थोड़ा क्लीन फॉर्म में देखते हैं। पहले पूरे चैप्टर का एक रोड मैप बना लेते हैं, हम देखते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे इसको आगे समझने वाले हैं। वेलकम टू द प्राइस पजल। इस चैप्टर का गोल सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना नहीं है, इस चैप्टर का गोल ये है कि आप किसी भी चीज़ पर लगे प्राइस टैग को देखकर समझ जाएं कि उसमें डिमांड या सप्लाई या गवर्नमेंट का क्या रोल है। इस चैप्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट पूरा करना नहीं है। इस चैप्टर का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें चीज़ों के दाम कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको ये मालूम हो कि उनके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। हम शुरू करेंगे बायर्स से। बायर्स कौन होते हैं, फिर वो यूँ समझिए उनकी डिमांड क्या क्या होती है। बायर्स वो होते हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं, कोई भी सामान जो बाजार में बिक रहा है उसको खरीदना चाहते हैं। फिर सेलर्स, अब ये सेलर्स कौन होते हैं, कहाँ पर ये दोनों टकराते हैं, कहाँ पर कैसे इन दोनों की जो नीड्स होती हैं या इन दोनों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो टकराते हैं, और कैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। और सबसे अच्छी बात, इस चैप्टर के एंड तक आप ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। जो शुरुआत की जो हमने मिस्ट्री देखी थी कि एक साहब होटल है, उसके एक रूम के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार, फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम अच्छे से जान पाएंगे। Why does the same thing have different prices? एक ही चीज के अलग अलग प्राइसेस क्यों हैं? शुरुआत में तो हमने सिर्फ प्राइसेस देखे थे, अब यहां पर उसी होटल के रूम के प्राइसेस स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखे हैं। भाई, ऑफ सीजन में बताया गया हमें प्राइसेस हैं 1500। ऑफ सीजन है, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तो प्राइसेस इतने हैं। जब टूरिस्ट वाला सीजन आया, जब बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे, तो प्राइसेस बढ़ा दिए गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें अपना प्रॉफिट कमाना था, ऐसा भी हो सकता है कई सारे होटल कम प्राइस करके जो है वो सारे कस्टमर्स को या सारे टूरिस्ट को अपने होटल की तरफ खींचने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब हमारे पास जो होटल के रूम्स हैं वो थोड़े कम होंगे, तभी तो अपनी तरफ खींचेंगे। अब वो होटल के रूम ऑलरेडी बुकड हैं, उस केस में क्या करेंगे, प्राइसेस खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। देखिए, तीसरा वाला केस, होटल के रूम न्यू ईयर ईव पर शुरुआत में, साल की शुरुआत में या पुराने साल के एंड में, नए साल की शुरुआत में जब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो देखिए होटल के एक रूम का किराया, वही होटल है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन किराया आसमान छू रहा है। क्यों? इस बात से हमें एक चीज़ ये भी पता लगी कि अगर हमारे पास सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड किसी चीज़ की, उस चीज़ की मांग करने वाले बहुत सारे लोग आ जाएं, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एकदम बढ़ जाएंगे। आज का हमारा ये गोल है कि हम ये जान पाए एग्जैक्टली कौन से फोर्सेस होते हैं जो किसी भी चीज़ के प्राइस टैग के पीछे काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। मार्केट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं। वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, टाइम भी बदलता है, बायर्स भी बदल जाते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जिन गुड्स के बारे में बात हो रही है वो भी बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सब चीज़ें डायनामिक हैं, नथिंग इज अ स्टैटिक, जिसकी वजह से प्राइस खुद को एडजस्ट करते रहते हैं।
यहां पर हमने ये सीखा कि प्राइसेस कभी भी स्टेबल नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, अब इन फोर्सेस को हम उन्हीं 4 क्वेश्चंस की तरफ मोड़ देते हैं। कौन से 4 क्वेश्चंस हैं? इन 4 क्वेश्चंस को अपना एक रोड मैप समझिए। रोड मैप का मतलब वो 4 क्वेश्चंस ये वाले हैं जो इस पूरे चैप्टर की मिस्ट्री को अनलॉक करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस हमें क्या बताते हैं? देखिए, आप इस पूरे चैप्टर में कुछ भी पढ़ रहे होंगे ना, वो इन चारों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, या तो नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे या फिर 4 पे। ये पूरे चैप्टर का रोड मैप है। आप कोई भी टॉपिक लीजिए और इस स्लाइड को उठाकर वहां पर रख लीजिए, इन चारों में से कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाएगा। तो इससे चैप्टर की ग्रिप बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले 4 क्वेश्चंस में हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं। पहला है डिमांड। अब ये डिमांड क्या होती है? डिमांड करने वाले होते हैं बायर्स। बायर्स जब किसी एक चीज को, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अलग अलग प्राइसेस पर, या यूं कहिए जब बायर किसी एक कमोडिटी को किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीदना चाहते हैं, उसको कहते हैं डिमांड। टाइम अलग अलग हो सकता है। देखिए, शुरुआत में आज से 10 साल पहले किसी एक पर्टिकुलर चीज की कीमत कुछ हो सकती है, 10 साल बाद उस पर्टिकुलर चीज की कीमत कुछ और हो सकती है। तो टाइम भी मायने रखता है, प्राइस भी मायने रखता है, और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, ये भी मायने रखती है। अब आ जाता है सेलर्स। सेलर्स यहां पर कैसे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? सप्लाई को। बायर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं सेलर्स। कितना अमाउंट वो मार्केट में लाना चाहते हैं, कितने अलग अलग प्राइसेस पर, किस प्राइस पर वो कितना अमाउंट लाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लाई। जहां ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर, यानी जिस प्राइस पर कंज्यूमर्स भी उसी क्वांटिटी को बाय करना चाह रहा है, जिस क्वांटिटी को सप्लायर सेल करना चाह रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहीं से प्राइस निकलकर आ जाता है। गवर्नमेंट का रोल कब आता है बच्चों? देखो, कई कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जो मार्केट का रिजल्ट होता है वो अनफेयर हो जाता है। कई कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जो मार्केट का रिजल्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो सबके फेवर में हो। बायर्स के फेवर में भी हो सकता है और सेलर्स के फेवर में भी हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए तो कई दफ़ा कुछ लोग या एक पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी नुकसान में जा सकता है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नुकसान में जा सकते हैं। इन जगहों पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट जो इंटरवीन करती है उसमें फ़ायदा कंज्यूमर्स का होता है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर्स के फ़ायदे के लिए इंटरवीन करना होता है। चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो हम इस बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती हैं जिसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होता है कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, या फिर बायर्स या फिर सेलर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। चलिए अब अपना पहला मेजर टॉपिक शुरू करते हैं, डिमांड वाला, और देखते हैं कि बायर्स के दिमाग के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए, अब इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉपिंग ऐप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपने देखा आपको बहुत सारे गुड्स पसंद आने लगे, आपने सबको कार्ट में ऐड कर दिया। गुड नंबर 1 अच्छा लगा, कार्ट में ऐड कर दिया। 2 अच्छा लगा, कार्ट में ऐड कर दिया। 3 अच्छा लगा, कार्ट में ऐड कर दिया। क्या आप सारे गुड्स परचेज करेंगे? इसका जवाब है नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग सारे गुड्स परचेज नहीं करते जिनको कार्ट में ऐड किया गया है, सिर्फ कुछ ही इक्का दुक्का को ही परचेज करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, ये सारी चीज इसलिए है क्योंकि सारे गुड्स जो आपने कार्ट में ऐड किए, आपका इरादा था, यू हैड विलिंगनेस टू बाय, आपका इरादा था, आपकी इंक्लाइनेशन थी, नॉट एग्जैक्टली विलिंगनेस टू बाय, आपकी इंक्लाइनेशन थी उनको बाय करने की। फिर जब आपने देखा क्या आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, क्या आप उनको अफोर्ड कर पाएंगे, तब कहीं जाकर अगर वो दोनों चीजें मैच हो गई, अफोर्ड भी कर पा रहे हैं आप और आपकी विलिंगनेस भी है, तब जाकर वो डिमांड में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये होता है डिमांड तब बनेगी किसी भी गुड की जब आप किसी गुड को अफोर्ड भी कर सकते हैं, आपके पास परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर का मतलब एबिलिटी टू बाय, किसी गुड को आप परचेज कर सकते हैं, इसका मतलब यू हैव द एबिलिटी टू बाय दैट गुड। विलिंगनेस, अगर आपकी इच्छा है, इफ यू हैव द डिजायर टू परचेज दैट गुड, देन ओनली द डिमांड वुड कंक्लूड, तभी डिमांड बनेगी, वरना डिमांड नहीं बनेगी। एबिलिटी का मतलब यहां पर है परचेजिंग पावर। आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए उस गुड को खरीदने की, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए और डिजायर भी होनी चाहिए। सिर्फ एबिलिटी है, आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन आप कुछ खरीदना नहीं चाहते, इसमें भी डिमांड नहीं कह सकते हम इसको भी। एबिलिटी है बट डिजायर नहीं है, क्या फायदा है ऐसे?
डिमांड नहीं होगी। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। डिमांड जो होती है बच्चों, वो हमेशा एक क्वांटिटी पर होती है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिर यूनिट्स। यूनिट्स माने के नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी किलोग्राम में, लीटर्स में, इस तरीके से एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज करना चाहते हैं। हम प्राइस को ऐसे नहीं कह सकते साहब कि इसका प्राइस वैक्यूम में है। डिमांड को हम हमेशा क्वांटिटी की टर्म्स में समझते हैं। डिमांड को कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस चीज की डिमांड है। डिमांड है किस प्राइस पर? डिमांड इज नेवर अलोन, डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस। ठीक है, जिस तरीके से डिमांड तब बनती है जब विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय एक साथ होती है, इसी तरीके से डिमांड किसी भी प्राइस पर होती है और एंड क्वांटिटी पर होती है। स्पेसिफिकली डिमांड क्वांटिटी होती है। डिमांड क्वांटिटी है, क्वांटिटी या यूनिट। मैंने अभी आपको बताया डिमांड होती है क्वांटिटी या यूनिट, बट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जैसे मान लो एक पर्सन ए है, उसकी एक पर्टिकुलर इनकम है, उसकी कुछ इनकम है। एक पर्सन बी है, उसकी इनकम इससे ज्यादा है। मान लो इसकी इनकम आई है और इसकी इनकम कैपिटल आई है। मान लीजिए कैपिटल आई इससे बड़ा है। ये जब 100 किलोग्राम होते हैं एप्पल्स, 100 रुपीस पर किलोग्राम, तो ये 2 किलो खरीदता है, तो 2 केजीज, तो इसकी डिमांड 2 केजीज है 100 रुपीस पर। अब इसकी इनकम ज्यादा है, 100 रुपीस पर किलोग्राम पर ये 5 किलो खरीद सकता है। ये 5 किलो डिमांड कर रहा है, विलिंगनेस भी है और परचेज भी करना चाहता है। तो यहां पर डिमांड, हमें यह पता चले कि डिमांड सिर्फ खाली में कभी नहीं होती। डिमांड होती है क्वांटिटी एक पर्टिकुलर प्राइस पर। तो बेसिकली डिमांड इज द क्वांटिटी। सिमिलरली सप्लाई भी क्वांटिटी होगी, अभी उस तरफ बाद में आएंगे। डिमांड इज अ क्वांटिटी दैट द बायर्स आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यही रूल हमें नेक्स्ट स्लाइड तक लेके जाता है। अगर प्राइस चेंज कर दें तो क्या डिमांड चेंज होगी? इसका जवाब देखते हैं। अगर प्राइस चेंज कर दे, देखिए ये है क्वांटिटी डिमांडेड। अगर मान लीजिए प्राइस चेंज कर दें तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी? इसका जवाब है बिल्कुल होगी। देखिए इन दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में फर्क होता है, और वो एक, ये इन दोनों के बीच में एक रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है इन दोनों के बीच में। लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा इसके ऑपोजिट में जाती है। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, मान लो आपका एक फेवरेट स्नैक है जिसकी कीमत है साहब 20 रुपीज। अब आप क्या करते हैं साहब, मान लीजिए आप उन 20 रुपीज में आप 5 आइटम खरीदते हैं। व्हेन यू हैव, आपके पास 100 रुपीज है, प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट। मैंने बताया था डिमांड हमेशा होती है यूनिट्स में या किलोग्राम में। अगर 20 रुपीज पर यूनिट है, 100 रुपए में आप 5 यूनिट आराम से खरीद लेंगे। अब मान लीजिए फॉर सेक ऑफ असम्पशन इसके प्राइसेस जो होते हैं वो 20 रुपए पर यूनिट से हो जाते हैं 10 रुपीज पर यूनिट। आपके पास खर्च करने के लिए है 100 रुपीज। 100 रुपीज में पहले आप, जब 20 रुपए प्राइस था तो केवल 5 यूनिट ले पा रहे थे, अब आप ले पाएंगे 10 यूनिट्स। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये वाला जो ऑप्शन है हम देखेंगे। प्राइस अगर नीचे हो गया, प्राइस 20 था अब 10 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, 5 से 10 हो गई। इनवर्स रिलेशनशिप है, इसको कहा जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशनशिप का रिश्ता कहलाता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसी सिनेरियो को उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए कि साहब 20 रुपए पर यूनिट था पहले, अब आप उसका प्राइस कर दें, आप 20 रुपए पर यूनिट पर, आपके पास 100 रुपए थे और उन 100 रुपए में आप 5 यूनिट खरीद रहे थे, 5 यूनिट। अब अगर उसका प्राइस 20 की जगह 50 हो जाएगा, 50 रुपए पर यूनिट, तो आपके पास में अमाउंट उतना ही है, आप केवल 2 यूनिट्स ले पाएंगे, ओनली 2 यूनिट्स। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। तो यहां पर हमें यह पता चला कि प्राइस अगर बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस अगर कम होता है
तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज यहां पर एक ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। आप देखते हैं ना, कुछ मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो एस्ट्रिक लगा होता है, कंडीशन अप्लाई। यहां पर ये अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, वही एस्ट्रिक है, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई कौन कौन सी हैं? ये बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम बढ़ गई तो प्राइसेस वही रहे, तब भी वो ज़्यादा बढ़ा सकता है क्वांटिटी को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कस्टमर का जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। अपने प्राइस की कम होने की या बढ़ती होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती या कम हो सकती है। लेकिन अदर फैक्टर्स जो हैं, जैसे इनकम है या अदर फैक्टर्स, हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, उनके कम या बढ़ती होने की वजह से पूरी की पूरी डिमांड पर फर्क पड़ जाएगा। ये डिमांड को एक कर्व पे देखें तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे या पीछे अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम या बढ़ती हो सकती है, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से पूरी की पूरी डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। एग्जाम में अगर आप सिर्फ ये लिख कर आ जाते हैं दैट प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो वो अधूरा होगा और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट सा लग सकता है। If price increases, quantity demanded decreases. But when other factors, they influence, they change, quantity demanded remains the same, but demand changes. When price increases, quantity demanded decreases. When price decreases, quantity demanded increases. Other factors remain constant. Other factors क्या क्या हैं वो हम जानेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अगर अदर फैक्टर्स चेंज होने लगते हैं और प्राइस सेम रहता है, इस केस में जो चेंज होगा वो डिमांड चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी। पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और ये कर्व कौन सा है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। एक और चीज, अगर आप एग्जाम में सिर्फ ये लिख कर आते हैं कि साहब इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, तो ये पूरा नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट लग सकता है। आपको ये भी लिखना होगा दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। अब इस रिलेशनशिप को पहले नंबर्स में देखते हैं और नंबर्स को हम एक ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए ये अपनी श्रीवल्ली है, ये अपनी श्रीवल्ली नहीं, पुष्पा भाऊ की श्रीवल्ली है। श्रीवल्ली है, किसी लड़की का नाम है, वो उसका डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है साहब? ये एक टेबल है जो ये बता रही है कि अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जा रही है श्रीवल्ली के द्वारा। जब प्राइस किसी कमोडिटी का, कोई कमोडिटी मान लीजिए वो एप्पल्स है या ऑरेंजेस हैं या कुछ और हैं, गुआवाज है, कुछ भी हैं, जब उनका प्राइसेस था 150 पर किलोग्राम, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी 1 किलो। प्राइसेस हो गए कम हो गए, 2 किलो खरीद रही है वो। प्राइसेस और कम हो गए, प्राइसेस हो गए 50 रुपीज़ पर किलोग्राम, अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, प्राइसेस नीचे आते जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आती जा रही है। अब इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि साहब x इसे कहते हैं y एक्सिस, और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल होता है इसे कहेंगे हम x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी रखी जाती है, y एक्सिस पे हमेशा प्राइस रखे जाते हैं। 150 ये प्राइस है साहब, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 1 किलोग्राम। यहां पर एक पॉइंट लगा दिया गया। फिर 100 ये है, तो फिर इस पर क्वांटिटी डिमांडेड है 2 किलोग्राम। जब 50 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 3 किलोग्राम्स। इन सारे पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो एक कर्व निकल के आ गया, और इसको कहा गया है डिमांड कर्व। इसको कहा गया है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। क्यों जा रहा है ऐसा? इसका मतलब यह है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इनमें इनवर्स नहीं होता, जैसे प्राइस बढ़ते और क्वांटिटी भी बढ़ती, तो ये ऊपर की तरफ जाता है ऐसे। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, प्राइस तो बढ़ रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। इसका डाउनवर्ड स्लोप ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। अगर ये ग्राफ देखकर आपको लाइन का डायरेक्शन समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए लॉ ऑफ डिमांड आपको पूरी तरीके से याद हो गया। अभी तक हमने एक कंज्यूमर के बारे में देखा जो है श्रीवल्ली, मगर मार्केट में केवल एक कंज्यूमर थोड़ी है। एक कंज्यूमर अगर एक बूंद की तरह है
तो पूरा का पूरा मार्केट जिसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं वो पानी की एक बहुत बड़ी लहर की तरह है। अब जब देखिए एक बूंद इतना असर कर सकती है तो पूरी की पूरी लहर क्या असर डालेगी। यहां पर हमने ये देख लिया है कि इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। वन कंज्यूमर इज अ वॉइस, देन द होल मार्केट इज अ कोरस। अगर एक कंज्यूमर एक आवाज है तो पूरा का पूरा जो मार्केट है वो कॉयर है। यहां पर इंडिविजुअल डिमांड है, एक क्वांटिटी डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर। एक कंज्यूमर क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइसेस पर। ये देखिए ये अलग अलग ये पूरी जो टेबल है दिस कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। ये कर्व इसको कहा जाता है डिमांड कर्व। सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड कौन सी होती है? जब कोई एक पर्सन किसी गुड को डिमांड करता है अलग अलग प्राइसेस पर। बहुत सारे एट द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट ईच प्राइस। अब एक प्राइस पे मान लो जब 150 रुपीज है प्राइस तो श्रीवल्ली खरीद रही है 1 किलो। मान लो कोई 150 पे 2 किलो खरीद सकता है, कोई 5 किलो खरीद सकता है। इन सब की जो क्वांटिटी है 150 प्राइस पर उसको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो निकल के आएगा उसको कहा जाएगा मार्केट डिमांड। दैट इज टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अगर श्रीवल्ली की डिमांड को हम Q1 मान लो कोई और पर्सन है जिसको हम मान लो पुष्पा भाऊ है उसकी डिमांड को X2 मान लो कोई और है पुष्पा का दोस्त है उसकी डिमांड को Q3 मान ले। तो इन तीनों की डिमांड फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केट में ये 3 ही कस्टमर है या कंज्यूमर है तो इन तीनों की डिमांड हो जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जिसको कहा जाएगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ द मार्केट। अब क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर्स प्राइस चेंजेस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं तो मार्केट डिमांड जो है वो उनका कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन है। अब एक नया ट्विस्ट है, क्या डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होती है या और भी दूसरी कुछ वजूहात हैं और भी कुछ दूसरी वजह हैं जिनकी वजह से डिमांड बदल जाती है? कैसे? प्राइस को फ्रीज कर दीजिए। अब और देखिए कि और क्या क्या है जो बायर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्राइस के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बायर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? देखिए मान लीजिए मैंगो का प्राइस सेम है, एक गर्मियों का सीज़न है, आम आ रहे हैं बहुत सारे, उसका प्राइस सेम है, मगर इस हफ्ते मैंगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? हो सकता है कि लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि सीज़न चेंज हुआ हो सकता है न्यूज़ में एक रिपोर्ट आई हो कि साहब आम खाने के फ़ायदे, प्राइसेस सेम रहे, अचानक से लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हो सकता है अब लोगों का आम में ज़्यादा टेस्ट बढ़ गया हो, ज़्यादा लोग आम खाने की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो, पहले कम लोगों को आम पसंद हो अब ज़्यादा लोगों को आम पसंद हो सकते हैं। कोई भी बात हो सकती है। हो सकता है पॉपुलेशन चेंज हुआ हो, क्या पता दूसरे शहर के बहुत सारे लोग यहाँ रहने के लिए आ गए हो सकता है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ हो, बढ़ती हो गया हो तो इस तरफ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है कि लोग ये सोच रहे हो कि आगे आने वाले समय में फ्यूचर में इसके प्राइस महंगे हो जाएंगे तो अभी करंट प्राइस पर हम ज़्यादा अमाउंट खरीद लेते हैं। कुछ भी हो सकता है। डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड्स में 2 तरीके के गुड्स आते हैं, वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। इनको हम डिटेल में जानेंगे। ये समझ लीजिए कि रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो उनकी जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अक्सर लोग टी और कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। ज़रूरी नहीं कि जो मैं मानूँ आप भी माने। टी का अपना अलग टेस्ट है या कॉफ़ी का अपना अलग टेस्ट है, दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? मगर फिर भी एग्जाम्पल दे रखा है बुक में तो मान लेते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है, उनको आप सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं। मान लीजिए एक ब्रांड ऑरेंज कलर की सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करता है, एक ब्रांड है जो ब्लैक कलर के सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड कर सकता है, तो इन दो को हम सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए मोबाइल और इंटरनेट, लैपटॉप और इंटरनेट। ठीक है, और इसके साथ साथ ये समझ लीजिए बाइक और पेट्रोल, डीजल और ट्रक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक साथ इस्तेमाल होती है। पेंसिल और इरेजर ये एक साथ इस्तेमाल होती हैं। इनकम यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर कितनी है, बढ़ रही है या कम हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइस के अलावा ये सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं डिमांड को। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
क्या चीज, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज पसंद हो कभी, बाद में वो नहीं पसंद आए। बचपन में बहुत सारे टॉयज पसंद होते हैं, बड़े होकर वो नहीं पसंद आते साहब। टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज पॉपुलेशन, कई कई दफा ऐसा भी होता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यूटिलिटी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूटिलिटी, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल गुड कंज्यूम करते जाते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन जो हमें मिल रहा होता है वो कम होता जाता है, तो फिर उसको देने के लिए जो कीमत हम अदा कर रहे होते हैं वो भी हम कम करते जाते हैं। सीजन, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, और फेस्टिवल्स के टाइम पर कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा काम करती हैं फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर के लिए मान लीजिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उम्मीद है ये, तो उम्मीद पे के बल पे दुनिया कायम है। तो लोग ये सोच लेंगे अगर आगे आने वाले महीने में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हम इसी महीने में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। या फिर ये भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है इसका, आगे आने वाले समय में प्राइसेस कम हो जाएंगे तो फिर अभी क्यों खरीदे, जब प्राइसेस कम हो जाएंगे तब खरीदेंगे। अ प्राइस चेंज कैन स्पिल ओवर इनटू अनदर मार्केट। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इन्होंने टी और कॉफ़ी, मैंगो और बनाना, इनको सब्स्टिट्यूट बता रखा है। हो भी सकते हैं सब्स्टिट्यूट कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए नहीं हो सकते। मान लीजिए एक ड्रिंक ए है और एक ड्रिंक बी है, सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास दो सॉफ्ट ड्रिंक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक ए है और एक सॉफ्ट ड्रिंक बी है। ए है और बी है, ए का प्राइस है 20, बी का भी प्राइस है 20 पर यूनिट, और इसका भी पर यूनिट है। अब मान लीजिए ए जो है अपना प्राइस बढ़ाकर कर देता है 25 रुपीज पर यूनिट, जबकि बी का प्राइस उतना ही रहता है। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, इसके कंज्यूमर्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी डिमांड तो कम होगी, क्यों हुई, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया। लेकिन वो कंज्यूमर क्या करेंगे, क्योंकि इसी का सब्स्टिट्यूट है, इसके प्राइस उतने ही हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके प्राइस कम नहीं हुए हैं, मगर इसके प्राइस उतने रहने के बावजूद भी इसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि यहां के कंज्यूमर यहां शिफ्ट हो जाएंगे। प्राइस एक का बढ़ा, डिमांड दूसरे की बढ़ गई। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, अगर एक का प्राइस, मान लो ए और बी, ये दूसरे, अच्छा ए और बी नहीं लेते, इनको एक्स एंड वाई कर लेते हैं। मान लीजिए एक्स एंड वाई, ये दो प्रोडक्ट हैं, ये दो एक साथ इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट हैं, इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे ईयरफोन और स्मार्टफोन, कार और पेट्रोल, प्रिंटर और कार्ट्रिज, प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज डलती है, कलर भी डलते हैं कई कई दफ़ा, बहरहाल ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होने वाले हैं। अब मान लो कि प्रिंटर की कीमत बढ़ गई, प्रिंटर की कीमत बढ़ गई, लोगों ने कम प्रिंटर खरीदना शुरू कर दिया। कम प्रिंटर खरीदेंगे तो कार्ट्रिज भी कम ही खरीदेंगे भाई, खाली कार्ट्रिज का क्या करेंगे। कार्ट्रिज के प्राइसेस उतने ही है, प्रिंटर के प्राइस बढ़ गए तो प्रिंटर की डिमांड कम हो जाएगी, प्रिंटर की होगी तो कार्ट्रिज की भी कम होगी। हालांकि कार्ट्रिज के प्राइस नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर रिलेटेड गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है साहब, कि जो हमारा प्रीवियस गुड होता है उसके जो दाम होते हैं वो उतने ही रहते हैं, उसके बावजूद उसकी जो डिमांड है वो कम या बढ़ती हो सकती है। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है, जो दो गुड्स साथ में इस्तेमाल होते हैं, उनमें अगर किसी एक के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो दूसरे की डिमांड इन्फ्लुएंस हो जाएगी, कम या बढ़ती दोनों हो सकती है। अब देखिए, सब्स्टिट्यूट के केस में ऑपोजिट होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। अगर ट्रक्स की डिमांड बढ़ेगी तो डीजल की डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट याद रखिए, जो सब्स्टिट्यूट होते हैं दे कंपीट, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दे कोऑपरेट। सब्स्टिट्यूट दे कंपीट करते हैं, जबकि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दे कोऑपरेट। इस तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। एग्जाम में जब भी आए तो इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कहीं नहीं जाएगा। अब मैं आपको 4 सिचुएशन देता हूं, इनको सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये डिमांड वाला सेक्शन कितना आपको क्लियर है और कितना नहीं है। स्क्रीन देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर खुद से पहले से गेस कीजिए। देखिए वो कौन कौन से जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए देखते हैं। वो है हमारे पास ये वाले, व्हाट हैपेंस टू डिमांड, अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो चाय की डिमांड क्या होगी, बताइएगा। अगर कॉफी महंगी हो जाएगी तो चाय की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, इसका जवाब दीजिए। बढ़ेगी ना, क्योंकि कॉफी महंगी हो गई, कॉफी की डिमांड कम हो गई,
तो उसके कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे चाय के लिए। विंटर्स में देखिए, विंटर्स आ गए हैं, सीजन बदल गया है, स्वेटर्स की डिमांड क्या होगा? चाहे स्वेटर महंगे ही मिल रहे हो, मगर स्वेटर्स की डिमांड बढ़ेगी, हर हाल में बढ़ेगी। कंज्यूमर्स को मालूम है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली पर डिस्काउंट मिलेगा। भाई बिग बिलियन सेल आएगी या दिवाली सेल होगी। अभी जो गुड्स मिल रहे हैं वो महंगे मिल रहे हैं, हो सकता है उस सेल में गुड्स सस्ते मिले, और होता ही ऐसा है, सस्ते ही मिलते हैं। तो अभी करंटली खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मान लीजिए अगले महीने में दिवाली आने वाली है और अभी के महीने में नहीं है, अभी के मंथ में आप कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेस करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। आगे आने वाले समय में जब दिवाली आएगी तब खरीदेंगे, क्योंकि मालूम है उस समय डिस्काउंट पर गुड्स मिलेंगे। तो अभी डिमांड कम हो जाएगी और इनकम अगर बढ़ेगी आपकी, मान लीजिए इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगी और चीज़ों की। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। आप नोटिस कर रहे हैं कि इन चारों ही केसेस में उस प्रोडक्ट का अपना प्राइस चाहे चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड शिफ्ट हुई। इसका क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड को अपने प्राइस की वजह से कम या बढ़ती कर सकता है, जबकि जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिमांड को अदर रीजंस की वजह से, अदर देन प्राइस, जिसकी वजह से चेंज कर सकते हैं। अब बायर्स की तरफ की साइड काफी क्लियर है हमें, लेकिन मार्केट वन साइड कन्वर्सेशन थोड़ी है। बायर्स कहते मैं खरीदना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं, मैं वो चाह रहा हूं, सप्लायर्स भी तो राजी होने चाहिए ना। अब कैमरे का रुख करते हैं सप्लायर्स की तरफ, देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वेलकम टू द अदर हाफ ऑफ द मार्केट, सप्लाई। सप्लाई में भी वही चीज आ जाएगी, विलिंगनेस टू सेल एंड एबिलिटी टू सेल। अब ये विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल का क्या मतलब है? सप्लाई मतलब क्वांटिटी दैट सेलर्स आर विलिंग टू ऑफर इन द मार्केट फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अगर प्राइसेस हाई होंगे तो इससे कुछ और दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेगा मार्केट में आने का, सप्लाई इससे भी ज्यादा हो जाएगी। अब इस सबको अपने जहन में याद रखिए और इसको हम एक टेबल की तरह से देखते हैं, जैसे हमने डिमांड कर्व में देखा था। डिमांड शेड्यूल था एक, उसको जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो एक कर्व बन गया। इसी तरीके से इसको नंबर्स से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर्स में कैसा दिखेगा, फिर हम ये भी देखेंगे कि ये किस डायरेक्शन में इसका कर्व जाएगा। देखिए, अपवर्ड पैटर्न। अब अगर आप इसका इस शेड्यूल को, जैसे कि डिमांड शेड्यूल को कहा जाता है, इस शेड्यूल को कहा जाएगा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल वो टेबल है, और सप्लाई शेड्यूल इज referred to as that table which shows different quantities of a commodity that a producer is willing to offer in market for sale at different prices during a particular period of time. अब एक बात ध्यान से देखिए, 50 रुपीज जब ये मार्केट का प्राइस था, 50 रुपीज पर ये 1 किलो क्वांटिटी ऑफर कर रहा है। 100 रुपये जब हो जाता है तो ये 2 किलो ऑफर करता है, 150 पर 3 किलो ऑफर करता है। वही चीज जैसा हमने कि देखा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा इसको इंसेंटिव मिलेगा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का। प्रोड्यूसर इससे खुश होगा, उसे मोटिवेशन हासिल होगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, जिसकी वजह से वो हायर प्रॉफिट्स पर, या यूं कहिए हायर प्राइसेस पर हायर प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में लेकर आएगा। अब इस पूरे टेबल को अगर हम इस ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो ये देखिए, 50 पर वो 1 किलो ऑफर कर रहा है, जब प्राइस 100 हुआ तो उस पर 2 kg ऑफर कर रहा है, और प्राइस 150 हो गया तो इस पर 3 kg ऑफर कर रहा है। अब इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा हमारा कर्व, क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। डिमांड और सप्लाई कर्व को एक ही सेंटेंस में कंपेयर कर लें। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डिमांड कर्व फ्लो डाउनवर्ड टुवर्ड द राइट, वाइल सप्लाई कर्व फ्लो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। दूसरी चीज, एक दूसरा डिफरेंस भी है दोनों में, वो ये दैट डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस वाइल सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। सप्लाई और जो प्राइस है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सप्लायर्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए, सप्लायर्स, फार्मर्स भी सप्लायर हैं, शॉपकीपर्स भी सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सप्लायर हैं, और कई सारी चीज़ें इनको भी इफेक्ट करती हैं अदर देन प्राइस। जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था, देयर आर फैक्टर्स अदर देन प्राइस दैट
affect the quantity demanded. Similarly, there are factors other than price that affect the quantity supplied of a commodity. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सेलर का कैलकुलेटर सिर्फ करंट प्राइस को ही नहीं देखता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करता है। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सेलर्स के डिसीजन को शिफ्ट कर सकते हैं? यहां पर हमने 4 बड़े फैक्टर्स ऐसे देखे जो सेलर के प्रोडक्शन डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहला है रिलेटेड गुड्स। यहां पर रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा, एक रिलेटेड गुड्स हमने डिमांड वाले केस में पढ़ा था, एक रिलेटेड गुड सप्लाई वाले केस में। डिमांड वाले केस में रिलेटेड गुड मींस सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। यहां पर सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स ही होंगे रिलेटेड गुड्स। यहां सेलर्स का मतलब नंबर ऑफ सेलर्स, टेक्नोलॉजी और एक्सपेक्टेशन। प्रोड्यूसर प्रॉफिट कंपेयर करते हैं। मान लो एक किसान है, उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, अब उस पर वो मटर भी ग्रो कर सकता है, वो पोटैटो भी ग्रो कर सकता है, आलू भी ग्रो कर सकता है। अभी आलू का सीज़न चल रहा है, आलू अच्छे से वो ग्रो कर रहा है, अब वो दोबारा फसल लगाने वाला है, तभी उसे पता चलता है कि जो मटर है उसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो वो क्या करेगा? मोटिवेट होगा। अभी हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं किसी और चीज़ के भी, तो प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होता है। यहाँ पर जो चिकपी है या मटर है, उसके प्राइसेस उसको मोटिवेट करेंगे कि वो मटर के प्रोडक्शन में आ गया है, तो वो आलू के प्रोडक्शन को कम करके मटर के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अब देखिए, इसके लिए उसको कुछ अलग से फैसिलिटीज़ नहीं लगानी पड़ेंगी। वो मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा जहाँ पर कि भाई एक जूते की फैक्ट्री है, अब उसको साफ पेट्रोलियम को जो है वो ज़मीन के नीचे से निकालना है। ये तो बिल्कुल अलग अलग केस है कि एक मैन्युफैक्चरर वो भी है, लेकिन यहाँ पर केसेस अलग अलग है बिल्कुल। या केमिकल फैक्ट्री है, उसको मोबाइल बनाने का काम शुरू करना है, ये दोनों अलग अलग केस है। रिलेटेड गुड्स में कि भाई अगर हमारे पास रॉ मटेरियल काफ़ी हद तक सेम रहे, जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कैपिटल गुड्स हैं वो सेम रहे, और उसके बाद में हम कैसे प्रोडक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं एक गुड से दूसरे गुड की तरफ। तो पहला, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो सप्लायर है वो उस गुड को ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा जो कि हाई प्राइस में है, जो कि ज़्यादा प्रॉफिट उसको दे सकता है। दूसरा आता है नंबर ऑफ सेलर, क्योंकि हाई प्राइस हो जाता है, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें कि मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा हो जाता है और दूसरे सेलर्स भी ज्वाइन इन कर लेते हैं और दूसरे सेलर भी उस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई उसकी बढ़ जाती है। तीसरा आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है साहब? देखिए, जिस टेक्निक से उस गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है तो जल्दी जल्दी गुड प्रोड्यूस होगा, और जल्दी जल्दी गुड प्रोड्यूस होगा तो जल्दी जल्दी मार्केट में भी आएगा, और इससे भी सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी कभी भी पीछे नहीं जाती है, ऐसा कभी अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है कि टेक्नोलॉजी पीछे गई हो, हमेशा आगे ही बढ़ती है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक पर्सन है, वो पहले हाथ से सुई धागे से कपड़े सीता था, उसकी बाकायदा एक वर्कशॉप थी जहाँ पर लोग हाथ से सुई धागे से कपड़े सीते थे। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, अब एक मशीन ऐसी आ गई जिसको हाथ से चलाकर कपड़े सिए जाते हैं, तो उसने कई जगह मशीन लगवा दी। पहले हाथ से सीने में 5 दिन में एक शर्ट तैयार हो रही थी, अब जो है एक दिन में 10 शर्टें तैयार हो जाती हैं। वो बहुत खुश है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी ने और इम्प्रूव किया। आज जो मशीन है उसमें मोटर लग गया है, इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है जिसको बिजली से चलाया जा सकता है। उससे प्रोडक्शन इतना तेज हो गया है कि एक दिन में 50 शर्टें बन सकती हैं। सप्लाई बढ़ जाएगी, टाइम लिमिट वही है, लेकिन सप्लाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। बाकी सारी चीजें सेम ही हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राइस भी उसका सेम ही होगा, लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में उतार दिया गया, यानी कि सप्लाई बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सप्लाई वो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन रहेगा, लेकिन सप्लाई बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और चौथा आता है एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस उसको ज़्यादा मिल सकते हैं, तो वो उस गुड का प्रोडक्शन बढ़ा देगा या फिर उस गुड के प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और प्रोड्यूसर को ये लगता है कि जो करंटली वो गुड प्रोड्यूस कर रहा है, आगे आने वाले फ्यूचर में उसके प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जिसको वो करंटली कर रहा है। फिलहाल ये 4 चीजें हैं जो प्रोडक्शन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं या जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती हैं। पहले प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
इसमें वो केस है जिसमें जो करंट प्रोड्यूसर है वही दूसरा गुड प्रोड्यूस करने लगता है। यह नंबर ऑफ सेलर्स पहले मार्केट में मान लीजिए 10 सेलर थे, अब उस गुड के प्राइस बढ़े किसी और गुड के, तो क्या हुआ 10 की जगह आप टोटल 12 सेलर और आ गए, टोटल 22 सेलर्स हो गए। इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ सेलर ज्यादा है इसलिए टोटल सप्लाई बढ़ जाएगी। बेटर टेक्नोलॉजी हो गई तो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि खेती किसानी में ही अगर हम देखें, अगर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दिया जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हुआ, HYV सीड्स आई, इससे क्या हुआ, फसल बहुत ज़्यादा पैमाने पर होने लगी। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में और इंप्रूवमेंट हुआ, बड़े बड़े वेयर हाउसेस बने और उसके अलावा रेफ्रिजरेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल हुई। तो इससे क्या हुआ, हम उन पेरिशेबल गुड्स को जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे उनको कुछ लंबे समय तक उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या हुआ, पहले जो फेमाइन जो अक्सर आ जाया करता था उससे निपटने में राहत मिली। तो ये टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट भी सप्लाई को अक्सर बढ़ा देता है, या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है सप्लाई भी इंप्रूव होती जाती है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, सप्लाई भी इंप्रूव होती जाती है। डिमांड को हमने जाना कि भाई डिमांड इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, सप्लाई इट स्लोप अपवर्ड टुवर्ड्स द राइट। यहाँ प्राइस हो जाएगा, यहाँ क्वांटिटी हो जाएगी। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और क्वांटिटी लेफ्ट टू राइट फ्लो करती है। अगर क्या हो कि एक ही प्लॉट पर ये दोनों मिल जाएं, जहां ये मिलेंगे वो प्राइस हो जाएगा, वो ऐसा प्राइस हो जाएगा जहां दोनों अग्री करेंगे। कौन, बायर और सप्लायर। बायर भी एग्री करेंगे इस प्राइस पर ये क्वांटिटी लेने के लिए, बायर भी एग्री कर रहे हैं और सप्लायर भी एग्री कर रहे हैं। इससे ऊपर सरप्लस हो जाएगा, इससे नीचे शॉर्टेज हो जाएगी। यहां पर ये जो प्राइस, ये जो पॉइंट है इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ साथ हम इसको नाम दे देते हैं हैंडशेक पॉइंट, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों ने एक साथ हाथ मिला दिया है। ये है मार्केट का मीटिंग पॉइंट। अब देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो सकता है, मगर इसको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना समझिए आप। देखिए हैंडशेक पॉइंट मैंने क्यों कहा इसे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड बराबर हो गई है क्वांटिटी सप्लाइड के। जहां क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर हो जाए उसको हम हैंडशेक पॉइंट कहेंगे। देखिए टेबल पर देखिए, ये एक टेबल बनी हुई है, एक छोटी सी टेबल है, हाइपोथेटिकल टेबल है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन ये हाइपोथेटिकल टेबल है। यहां पर देखिए प्राइस है, इस तरफ अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपको बड़ा बड़ा प्राइस जैसा कुछ नजर आएगा। ये प्राइस है, दिस इज प्राइस, यानी 40 रुपीज, 100 और ये 150 प्राइस है। इस पर डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांडेड जब 40 रुपए है, 40 जो है वो 100 से कम है, तो 38 यूनिट डिमांड की गई। जितना प्राइस कम होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगी। जब 100 हो गया तो कम हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान दीजिए कम हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। जब 150 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई। अब क्वांटिटी सप्लाई की तरफ आते हैं, ये सप्लाई है। जब 40 था, प्राइस काफी कम था, तो जो सप्लायर्स थे वो ज्यादा खुश नहीं थे, उन्होंने बहुत थोड़ा सा ही मार्केट में लाना जरूरी समझा। जब प्राइस बढ़ा तो उन्होंने सोचा हम थोड़ा सा बढ़ा लें, फिर और बढ़ा तो उन्होंने और बढ़ाया। लेकिन अब आप यहां देखिए, इस केस में ये इसे ए दे देते हैं, इस बी दे देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को, और इसको सी नाम दे देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस केस में हुआ क्या है। इस केस में जो डिमांड है वो 38 है और सप्लाई जो है वो 6 है, यानी कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है। 38 में से केवल 6 लोग हैं जो अपनी डिमांड पूरी कर पाएंगे, बाकी 32 लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसको कहा जाएगा एक्सेस डिमांड। ये केस है एक्सेस डिमांड का। जबकि यहां देखिए प्राइसेस बढ़ गए, इस प्राइस पर केवल 8 लोग सामान को या जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेस करने के लिए तैयार हैं, जबकि जो सप्लायर है वो तो चाहेगा मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके। 43 यूनिट्स उन्होंने मार्केट में उतार दिए। इस केस में अगर 43 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो बचेगा तकरीबन 35, बचेगा 35, यानी कि 8 लोग तो इस यूनिट को ले लेंगे, 8 यूनिट्स को ले लेंगे, 35 यूनिट्स बचेंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी एक्सेस सप्लाई। इस केस में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। केवल यही पॉइंट ऐसा है जिसमें 100 रुपीज पे बायर भी 12 यूनिट्स बाय करने के लिए तैयार है और सेलर भी 12 यूनिट सप्लाई करने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इस पॉइंट पर ना ही शॉर्टेज है और ना ही एक्सेस है। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें
तो कुछ इस तरीके का हमें नजर आएगा। देखिए क्या है कि इस केस में ये जो हमारा रेड वाला है ये सप्लाई को दिखा रहा है, जो ब्लू वाला है ये डिमांड को दर्शा रहा है। अब देखिए साहब, ये पॉइंट 1 था, ये श्रीवल्ली वाला केस देखिए, जब प्राइसेस जो थे वो 3 थे तो श्रीवल्ली ने कितना क्वांटिटी डिमांड किया था, मान लीजिए ये 50 के करीब मान लेते हैं 50। जब प्राइसेस 2 हो गए तो इसने 100 डिमांड कर दी, और जब प्राइसेस और कम हो गए 1 हो गए प्राइसेस, तो इसने डिमांड कर दिया 150। लेकिन जो सप्लायर थे वो क्या कर रहे हैं साहब, अब ध्यान दीजिएगा, सप्लायर ने जब 1 था तो इन्होंने केवल 50 सप्लाई किया, जब 2 हुआ प्राइस तो इन्होंने 100 सप्लाई किया, और जब प्राइस पहुंचा 3 तो इन्होंने 150 सप्लाई करना शुरू कर दिया। जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखिए, शॉर्टेज पुशेस अप, सरप्लस पुशेस डाउन। एक्सेस डिमांड कब होती है, जब क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या होता है, बायर बहुत ज्यादा है और सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो कम है, बायर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या है, प्राइस खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बायर होते हैं वो खुद ब खुद कम होने लगते हैं, जिनके लिए उस प्रोडक्ट की एक्सट्रीम नीड थी वो ज्यादा प्राइस पे भी उसे लेने के लिए तैयार होते हैं। यहां पर इस केस में क्या है, प्राइसेस बढ़ते हैं और जो प्रोडक्शन है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो रीच हो जाता है। इस केस में ऑलरेडी डिमांड सप्लाई के बराबर है, तो कोई एक्सेस नहीं है, ना कोई शॉर्टेज है। यहां एकदम सब सही होता है, बायर उतना ही बाय कर रहे हैं जितना कि जो सेलर है वो मार्केट में ला रहा है। और तीसरा केस होता है एक्सेस सप्लाई। इस केस में क्या होता है कि जब सप्लायर जरूरत से ज्यादा ले आते हैं, मान लीजिए सप्लायर ले आए मार्केट में 100 यूनिट्स एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और उस प्राइस पर जो बायर हैं वो केवल 10 यूनिट्स बाय करना चाहते हैं, 90 यूनिट्स सरप्लस हैं। इस केस में अब वो एक्स्ट्रा ऐसा थोड़ी ना वापस लेकर जाएंगे, उस केस में जो मार्केट में आ गया वो तो आ ही गया, अब इसे भी निकालना है। इसे निकालने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही डिमांड बढ़ेगी और ये भी निकल जाएगा। अगर सरप्लस होती है या एक्सेस सप्लाई होती है तब प्राइसेस नीचे जाते हैं, जब एक्सेस डिमांड होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। एक ग्राफ से इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एक दूसरा ग्राफ है, इसमें आप देखिए अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई की गई है सप्लायर के द्वारा, और बायर के द्वारा भी अलग अलग प्राइसेस पर टेंडेंसीज शो की गई हैं कि किस प्राइस पर वो कितना अमाउंट परचेज करेगा। देखिए इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 200 पे आ रहा है, 200, और क्वांटिटी है 30, यानी 200 रुपीज पर जो बायर है वो 30 यूनिट्स बाय करने के लिए तैयार है, और सेलर भी इतने पर 30 यूनिट्स सप्लाई करने के लिए राजी है। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ के 250 हो जाता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, इनकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई हो जाएगी 40 यूनिट्स, जबकि जो डिमांड है अगर आप देखेंगे सप्लाई हो जाएगी 40 यूनिट्स, जबकि 250 प्राइस पर डिमांड कितनी है, डिमांड है 20 यूनिट्स, यानी कि सप्लाई तो हो गई इतनी, ये हो गई क्वांटिटी सप्लाइड, जबकि इतने प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड है केवल इतनी क्वांटिटी डिमांडेड। इतने लोगों की डिमांड तो पूरी हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा, ये जो 20 यूनिट्स हैं ये एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो इन एक्स्ट्रा ये जो मार्केट में आ गई हैं इनको निकालने के लिए प्रोड्यूसर को खुद ब खुद प्राइस कम करने होंगे। ये मार्केट का मैकेनिज्म है, मार्केट खुद ब खुद एडजस्ट करता रहता है प्राइस को। अब यहाँ इस केस में एक्सेस सप्लाई हो गई है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब मान लीजिए प्राइस हो जाता है 150 पर जो सप्लायर है इट इज़ विलिंग टू सप्लाई ओनली 20 यूनिट्स, लेकिन 150 पर जो बायर है वो डिमांड कितनी कर रहा है, वो कर रहा है 40 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। इस केस में क्या होगा, ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। इस केस में क्या हो रहा है साहब, एक्सेस डिमांड है, इसमें शॉर्टेज है, शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, प्राइसेस खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, इतने लोगों की तो डिमांड पूरी हो जाएगी, इतनों की अधूरी रह जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जब शॉर्टेज हुई किसी चीज की तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर सरप्लस हो गई मार्केट में तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली आपको एक बात बता दें, ये थ्योरी में समझाने में तो बहुत आसान लग रहा है, रियल वर्ल्ड में ये ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि साहब चुटकी बजाई और प्रोडक्शन एकदम हो गया। हाँ,
कुछ केसेस में आप मान सकते हैं जहां पर स्टॉक होता है, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स होते हैं, स्टॉक रखा हुआ होता है, मशीन से जिनका स्टॉक रखा हुआ है, या गैजेट से जिनका स्टॉक रखा हुआ है, जो खराब नहीं होने होते, वो साहब जब मर्जी चाहे प्रोड्यूसर प्राइस और डिमांड के अकॉर्डिंग उसको निकाल सकता है। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो इनसे बहुत अलग होते हैं। एक्चुअल सिनेरियो में, रियल वर्ल्ड में एडजस्ट 1 सेकंड में नहीं होता, टाइम लगता है इसमें भी, और कई दफ़ा इंफॉर्मेशन भी जो है वो इम्परफेक्ट हो सकती है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हम देखेंगे, वो है कोविड का एग्जाम्पल। कोविड में क्या हुआ था साहब? कोविड में बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई थी, सभी को सैनिटाइजर्स यूज़ करना मस्ट था। भाई ये सिर्फ सरकार के जो डायरेक्शन था उसी के लिए नहीं था, सबको बहुत ज़रूरी था सैनिटाइजर्स का यूज़ और फेस मास्क लगाना। लेकिन अचानक से कोविड का दौर ऐसा आया कि मास्क प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन हुआ, मास्क का बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन फिर भी डिमांड इतनी थी कि सप्लाई को मैच ही नहीं कर पा रही थी। उस केस में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई हो गई कम। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम रह जाती है, इस केस में हमने क्या देखा था, क्या बढ़ते हैं फिर प्राइसेस जो हैं वो एकदम बढ़ जाते हैं। एक छोटे छोटे मास्क जो N95 मास्क थे साहब, 400-400 500-500 रुपए के मिल रहे थे, जो 30-40 रुपए में आराम से मिल जाते हैं, 10 गुना एकदम प्राइसेस हो गए थे। प्राइसेस एकदम से बहुत बढ़ गए थे। हालांकि प्रोडक्शन बढ़ा था, नई फैक्ट्रीज भी आई थी, प्रोडक्शन बढ़ा था बड़े पैमाने पर, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, इतनी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि प्रोडक्शन कैचअप ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वो प्रोडक्शन जो है वो डिमांड को मैच कर गया। जैसे ही मौका हुआ, कोविड भी थोड़ा धीमा हुआ, फिर प्राइसेस अपने आप गिर गए। तो ये जो प्राइसेस है, ये इनका बढ़ना और घटना सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस का बढ़ना और घटना तय करते हैं। जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ, डिमांड कम हुई और प्राइसेस फिर से नॉर्मल की तरफ आ गए। इससे पता लगा डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम रह गई, सप्लाई उस डिमांड को मैच नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। प्राइसेस बढ़ गए, जैसे ही प्राइसेस बढ़े, फिर क्या हुआ, नए नए प्रोड्यूसर्स भी थे, वो भी मार्केट में आए, उन्होंने भी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। जो करंट सप्लायर थे, उन्होंने जो अपने प्लांट्स हैं उनको कई गुना बढ़ा दिया, जो अपना प्रोडक्शन, उन्होंने नई मशीनें लगा ली और फिर प्रोडक्शन को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजे में ये हुआ कि प्राइसेस फिर से नीचे आ गए। ये हमें एग्जाम्पल बताते हैं रियल वर्ल्ड का। देखिए, इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम फ्लक्चुएट करता रहता है, जिसकी वजह से यानी कि प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं चीज़ों के प्राइसेस। बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें हैं जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी हो गई, वेजेस, वॉर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। प्राइसेस हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमने डायनामिक मार्केट का एग्जाम्पल तो शुरू में ही दिया था। अब क्वेश्चन ओपनिंग की मिस्ट्री पे वापस चलते हैं, लेकिन इस बार आंसर के साथ। देखिए, यहां पर हमने कोविड का एग्जाम्पल लेकर समझा कि किस तरीके से प्राइसेस बढ़े। अब एक बात सोचिए, देखिए, क्यों एक होटल जो है, वाई कैन अ होटल रूम जंप फ्रॉम 1500 टू 25,000? क्यों हुआ साहब? देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ सीजन में तो वो कम रहेगा, लेकिन जैसे ही सीजन आना शुरू होगा, उतने ज़्यादा रूम्स नहीं बन पाएंगे। नए होटल्स अगर बन गए कुछ टाइम के लिए, तो फिर पूरे साल उनको खाली रहना पड़ेगा, तो सिर्फ एक सीज़न के लिए थोड़ी बनेंगे। तो उस केस में जो सप्लायर होते हैं वो और सप्लाई को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इस केस में एक चीज़ पॉसिबल है, सप्लाई तो उतनी रहेगी, लेकिन इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है, तो प्राइसेस बढ़ गए। फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, इस केस में प्राइसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये पता कैसे चलता है प्राइसेस का कि ये जो है डिमांड आ रही है, बुकिंग स्पीड से। जैसे लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं आजकल, टेलीफोन से बुकिंग कर देते हैं। नियर बाय होटल के प्राइसेस से पता चल जाता है, बराबर में जो नज़दीक में होटल है। फेस्टिवल और इवेंट्स आ रहे होते हैं, उनसे अंदाज़ा लग जाता है, ये पता लग जाता है। नया साल आने में कितने दिन रह गए हैं, उससे पता लग जाता है, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे ही आएंगे, और पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए भी ये अंदाज़ा लगा लिया जा सकता है कि कैसे कैसे कीमतें बढ़ेंगी। यही चीज़ डायनामिक मार्केट है। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता, मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है। प्राइसेस एक बार सेट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई। प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट कंडीशंस के साथ में। जैसे जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज होंगी, प्राइसेस भी मार्केट कंडीशंस के साथ में चेंज होते रहेंगे।
और यहाँ पर हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि साहब ठीक है, मार्केट खुद ही प्राइस एडजस्ट कर लेता है। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, डिमांड पढ़ ली हमने, सप्लाई पढ़ ली हमने, इक्विलिब्रियम प्राइस भी पढ़ लिया। जब मार्केट सारे काम कर ही ले रहा है, प्राइसेस कीप एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई चेंज, प्राइसेस मार्केट अपने आप प्राइस सेट कर लेता है, तो फिर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की क्या जरूरत है भाई? ये सारी चीजें तो अपने आप काम कर रही हैं। सवाल बहुत अच्छा है, मार्केट एफिशिएंट हो सकता है। देखो, मार्केट अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है, मतलब ये है वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिंपल रूल है उसका, डिमांड और सप्लाई का, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हर जगह एफिशिएंसी नहीं देखी जाती, कुछ जगह एक चीज देखी जाती है जिसे कहा जाता है वेलफेयर। खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि हमारा भारतवर्ष है, एक चीज देखी जाती है जिसको कहा जाता है वेलफेयर। अगर कोई दवाई है, जैसे कैंसर की दवाई, अगर उसकी डिस्कवरी हो जाती है तो उस केस में उसको इतने महंगे दाम पर नहीं बेचा जा सकता कि कोई आम आदमी जो गरीब आदमी है वो उसको अफोर्ड ही ना कर पाए। कई जगह कई दफ़ा मार्केट जो अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है, ज़रूरी ये नहीं है कि वो मॉरली अपराइट भी होगा, या फिर मॉरली अपराइट को अगर हम एक तरफ उठा कर रख दें, वो कंट्री के वेलफेयर में होगा। गुड्स और एबिलिटी टू बाय ये विलिंगनेस के अकॉर्डिंग होती है। अगर कुछ चीज़ असेंशियल है, कोई कंज्यूमर वल्नरेबल है, उस केस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस केस में। अब यहां पर हम होटल का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, यहां चैप्टर का आखिरी वाला जो पोर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नमेंट एक नए कैरेक्टर की तरह इसमें मार्केट में एंटर करती है। चलिए देखते हैं। मार्केट जब सब कुछ ऑलरेडी एकदम सेज सजी हुई, सब कुछ ऑलरेडी सेट है, जब सब कुछ सेट बना हुआ है, स्टेज सजी हुई है, सब कुछ तय है, पहले से सब कुछ बना हुआ है, प्रोड्यूसर्स और बायर्स अपना काम खुद ही कर रहे हैं, मार्केट अपने आप प्राइसेस को सेट कर रहा है, ट्रेंड अकॉर्डिंग होता, ये खुद ब खुद होता जा रहा है, तो भैया गवर्नमेंट को आने की जरूरत ही क्या है? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें ये देखना होगा कि मार्केट जो है वो फेयरनेस भी देखे। इट प्रिवेंट आउटकम्स दैट आर एक्सेसिवली अनफेयर। फेयरनेस का काम गवर्नमेंट देखती है। मान लीजिए, फॉर सेक ऑफ assumption, मान लीजिए एक मेडिसिन है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, कैंसर का इलाज कर सकती है वो मेडिसिन है, या जो जिनका हार्ट का ऑपरेशन होता है, हार्ट में स्टंट पड़ते हैं, तो वो स्टंट है। गवर्नमेंट उनकी प्राइसेस को डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं छोड़ सकती। अगर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस को छोड़ा जाएगा तो उनकी कीमतें सब आसमान को छुएंगी। इस तरीके से तो ये होगा कि कोई ज़रूरतमंद इंसान अगर है तो वो तो अपनी जान से भी हाथ धो लेगा, और फिर सिर्फ और सिर्फ कीमतों की वजह से उसकी जान भी नहीं बचाई जा सकेगी। बट ये करना अनफेयर होगा। गवर्नमेंट ये देखती है कि लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए, उनके वेलफेयर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट का बेसिक मैकेनिज्म जो है विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे पर काम करता है, लेकिन सारी चीजें इस पर काम नहीं कर सकती। कभी कभार सोसाइटी के कुछ आउटकम्स को रूल्स चाहिए होते हैं। यहां पर जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर वेलफेयर की तरफ ध्यान देती है। ये बायर्स को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस से, कि जो सेलर्स हैं वो उनसे इनएग्जॉर्बिटेंट रेट्स और प्राइसेस उनसे ना जो है एक्सप्लॉइट करें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनसे हाई प्राइसेस ना चार्ज करें, क्योंकि अभी उनको नीड है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और वर्कर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचा सकती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज गवर्नमेंट हर एक चीज के प्राइस में, हर कमोडिटी के प्राइस में इंटरफेयर करेगी? नहीं। इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए होता है। अब इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ क्लासिक टूल्स इन्वेंट किए, जिनको कहा जाता है फ्लोर प्राइस और प्राइस सीलिंग। अब ये फ्लोर प्राइस और प्राइस सीलिंग क्या है? सीलिंग का मतलब होता है छत, फ्लोर का मतलब होता है हमारा फ्लोर, जमीन, ऐसा समझ लीजिए। सीलिंग प्राइस का मतलब प्राइस बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि आसमान छूने लगे, छत से पार जा रहे हैं, नहीं। एक सीलिंग, एक कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि प्राइस मैक्सिमम आप इतना बढ़ा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का प्राइस। फ्लोर प्राइस उसे कहते हैं कि गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूसर को कहती है, इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग तो उसका प्राइस नीचे जा रहा होता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूसर को कहती है कि भाई मिनिमम तुमको इस अमाउंट में ही बेचना है ये वाली चीज, इससे कम में नहीं सेल करना है। और सबको ये बता दिया जाता है मार्केट में कि ये चीज मिनिमम इतने अमाउंट पर ही मिलेगी, इससे कम पे मिलेगी नहीं।
ये होता है फ्लोर प्राइस का। सीलिंग प्राइस का ये होता है मैक्सिमम इस प्राइस पे मिलेगी, इससे ज्यादा में नहीं मिल सकती। देखो इसको समझते हैं, ये वो प्राइस है कि सेलर मैक्सिमम इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। जो कुछ एसेंशियल मेडिसिन हैं और भी बहुत सारे जो एसेंशियल गुड्स हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिनको गवर्नमेंट को लगता है कि वो सोसाइटी में अगर उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कुछ ग्रुप्स को नुकसान हो सकता है, कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स को, तो गवर्नमेंट उन पर ये प्राइस सीलिंग लगा देती है। इसका मतलब ये है कि इन प्राइसेस की चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, इनके प्राइसेस इस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, जैसे मैंने हार्ट के स्टंट्स का एग्जाम्पल भी आपको बताया था, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। फ्लोर प्राइस क्या होता है? यहां पर गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस लगा देती है साहब, कि इससे नीचे में कोई प्रोडक्ट बेचा ही नहीं जा सकता, उस इंडस्ट्री का या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इससे नीचे नहीं बेचा जा सकता। ये किस लिए होता है? देखो ये वाला जो प्राइस सीलिंग होता है ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फ्लोर प्राइस ये सेट किया जाता है प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बनाया है मिनिमम वेजेस, यानी कि वेजेस, जो मिनिमम वेजेस है मजदूरों की, वो इससे कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोड्यूसर हैं, तो यहां पर उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आया, या फिर यूं कहिए कि उन लोगों के लिए एक मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने तय कर दी हैं। इससे नीचे वेजेस कोई भी नहीं दे सकता, इससे ज्यादा भले ही दे दें, लेकिन ये वेजेस जो है मिनिमम ये वेजेस है, इतनी तो प्रोवाइड की ही जाएंगी। अब कुछ स्टेट में अलग है, ये कुछ स्टेट में अलग है। एग्जाम्पल जो फ्लोर प्राइस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में 1 नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या 2 नंबर का इसका एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें आप ये बात नोटिस कर लीजिए कि जो फ्लोर प्राइस है वो हमेशा ऑलवेज ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है, ऑलवेज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। जबकि ये होता है प्राइस सीलिंग हमेशा ही बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा होता है, उससे कम सेट होता है ये, जिसको हम कहते हैं सीलिंग प्राइस। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं जूट की इंडस्ट्री का। कई दफ़ा कोई भी इंसान जो है वो जूट का थैला इस्तेमाल ही नहीं करता। जूट की इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो जूट के प्रोड्यूसर्स हैं, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे और जूट की इंडस्ट्री भी बची रहे, गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो कुछ सरकारी महकमे हैं वहाँ पर प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, जो बड़े बड़े जूट के थैले होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। तभी आप देखिए रेलवे वगैरह में जो भी सामान जाता है वो सब जूट के थैलों में जाता है। इसको एनकरेज किया जाता है ताकि एक इंडस्ट्री, एक अच्छी इंडस्ट्री बची रहे और एम्प्लॉयमेंट भी उसमें जनरेट होता रहे। बहरहाल ये ध्यान रखिए, एक ट्रिक बता देते हैं। सीलिंग प्राइस यानी कि इससे ऊपर नहीं, फ्लोर प्राइस यानी कि इससे नीचे नहीं, फ्लोर से नीचे नहीं, सीलिंग से ऊपर नहीं। लेकिन हालांकि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट, कुछ नुकसानात होते हैं इनके, उनके बारे में हम बाद में आएंगे, हम डिस्कस करेंगे उनको भी। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में अगर एक ही सेलर हो अगर मार्केट में, तो उसे कहते हैं मोनोपोलिस्ट। अब ये मोनोपोली होती क्या है साहब? जब मार्केट में एक ही सेलर हो, या यूं कहिए प्रोड्यूसर एक ही, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही ना हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, उसको कहते हैं मोनोपोली। देखिए मोनोपोली और रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो उन मोनोपोली में, जब सिंगल सेलर होते हैं, अब सिंगल सेलर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है कंज्यूमर्स को। इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हुई हैं। अब सिंगल सेलर, ऐसी कौन सी चीज है जिसका सिंगल सेलर होगा? देखो, या तो सिंगल सेलर हो या फिर कंट्री में 2, 4, 5 सेलर हो, बस, इससे ज्यादा हो ही नहीं। 2, 4, 5 सेलर भी मिलकर एक सिंगल बॉडी बना लेते हैं और वो एक सिंगल सेलर की तरह ही एक्ट करते हैं, ताकि आपस में तो उनकी विन विन सिचुएशन हो जाए, लेकिन पूरे मार्केट को वही लोग कंट्रोल करते हैं। देखिए मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, उस जो गुड वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, सप्लाई लो हो सकती है, वो जानबूझ के लो सप्लाई कर सकते हैं प्राइसेस को हाई करने के लिए। चारों लोग एक साथ मिलकर अगर गुट बना लें, केवल 4 प्रोड्यूसर हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट के और कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, पुअर क्वालिटी गुड ऑफर कर सकते हैं वो, इससे लोगों का फायदा कम होगा।
देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज बना रखी हैं और गवर्नमेंट ये देखती है कि फेयर कंपटीशन रहे और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जहां तक हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट मोनोपोलीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज बनाई हुई हैं ताकि कंपटीशन फेयर हो सके। जैसे आरबीआई है, वो बैंकिंग को रेगुलेट करती है। ट्राई, ये टेलीकम्युनिकेशन, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं टेलीकॉम सर्विसेज के, तो 3-4 सप्लायर हैं, मेन जो सप्लायर हैं, जिसमें आपका बीएसएनएल तो है ही सबसे पुराना, बीएसएनएल है, जियो है और एयरटेल है और वीआई है। इसके अलावा तो मार्केट में कोई है ही नहीं। अगर ये चारों चाहें तो एक साथ मिलकर पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें वो इनएग्जॉर्बिडेंट रेट चार्ज कर सकते हैं। कई कई दफ़ा हो भी जाता है ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट ने बॉडीज़ बना रखी हैं जैसे टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके से यहाँ पर ये इनको कोई भी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस फॉलो करने से रोकती है। तीसरी चीज़ आ जाती है, तीसरा है सेबी, ये सिक्योरिटीज़ मार्केट। शेयर मार्केट में कहीं ऐसा ना हो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाए, इससे बचने के लिए सिक्योरिटीज़ सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है। और सीसीपीए, ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कंज्यूमर राइट्स को बचाती है। यहाँ पर इसमें हर रेगुलेटर, ये 4 बड़े बड़े रेगुलेटर्स हैं, ये रेगुलेटर्स कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए होते हैं और हर रेगुलेटर का एक ही मोटिव है। इनका मोटिव है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, मैल प्रैक्टिसेस से बचाना और फिर जनरल अवेयरनेस या यूं कहिए वेलफेयर को कंट्री में बढ़ावा देना। अब गवर्नमेंट के एग्जाम्पल को कोविड के सैनिटाइजर से समझते हैं। देखिए, कोविड के समय में सैनिटाइजर्स एक्सट्रीमली बहुत महंगे हुए थे, क्योंकि सप्लाई जो थी वो लिमिटेड थी, एकदम इतनी बढ़ नहीं पा रही थी, जबकि जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वहाँ पर इस केस में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइसेस खुद ब खुद ऊपर जाएंगे। और कई कई दफ़ा ऐसा भी हो रहा था कि कुछ सप्लायर्स थे जिन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया था। होर्डिंग का मतलब उनके पास है, स्टॉक में है, मगर वो निकाल ही नहीं रहे हैं। दे आर अनविलिंग टू सप्लाई एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। उनका ये मानना है कि साहब थोड़े और बढ़ जाएं प्राइसेस, हम मार्केट में निकालते ही नहीं है, थोड़ा और बढ़ जाएं तभी हम बेच देंगे सारा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक काम किया, गवर्नमेंट ने उस पर कैप लगा दिया है। कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने इस पर कैप लगा दिया कि मैक्सिमम 100 रुपीज़ चार्ज किए जा सकते हैं 200 ml 200 मिलीलीटर ऑफ सैनिटाइज़र के लिए। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर गवर्नमेंट कई दफ़ा जब गवर्नमेंट कैप लगा देती है चीज़ों पर, तो लोग होर्डिंग करने लगते हैं। होर्डिंग का मतलब वो बाहर निकालते ही नहीं है गुड्स को, सेलर्स जो है वो बाहर निकालते नहीं है, स्टॉक किए रहते हैं, उसको कहा जाता है होर्डिंग। और फिर जब निकालते हैं तो धीरे धीरे स्लोली बैक चैनल्स के थ्रू निकालते हैं इलीगली, और एक्स्ट्रा प्राइसेस में, जितना प्राइसेस सेट है उससे कहीं ज़्यादा में निकालते हैं, जिसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो तो बेचारा लेगा, कितना ही महंगा होगा वो तो खरीदेगा। तो ये बैक चैनल से इलीगली उसको सप्लाई कर देते हैं मार्केट में, जिसको कहा जाता है ब्लैक मार्केटिंग। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से जनरेट होती हैं। इनके साथ होर्डिंग का और ब्लैक मार्केटिंग का रिस्क तो बड़ा ही बड़ा। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम आई, होर्डिंग होने लगी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, तो गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया? गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत एक्शन में गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया प्राइसेस पर कि साहब 200 ml को 100 रुपीज़ से ज़्यादा ही नहीं बेचा जा सकता। इससे प्रोड्यूसर्स को भी एक बात क्लियर हो गई कि साहब हम जो है वो कितना ही होर्ड करके रख लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने जितनी भी होर्डिंग थी, जितनी भी उनके पास में स्टॉक में रखा हुआ था, वो सब उन्होंने माल निकालना शुरू कर दिया। नतीजे में क्या हुआ, सप्लाई जो कम हो गई थी वो फिर से रेगुलेट होने लगी और प्राइसेस भी रीजनेबल हो गए। देखो, अब इससे एक नया सवाल पैदा होता है, क्या गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स को रेगुलेट करती है या गवर्नमेंट खुद भी कुछ गुड्स सप्लाई करती है? जी हाँ, गवर्नमेंट भी कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनको कहा जाता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के बारे में हम पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब जैसे रोड, आप रोड को यूज कर रहे हैं, आप नॉर्मल अपने घर के बाहर वाली रोड को यूज कर रहे हैं, हर बार उसको यूज करते हुए आप उसका बिल पे नहीं करते हैं। कुछ गुड्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं आम जनता को, जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पब्लिक पार्क्स हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, डिफेंस, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। इन सब को पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के गुड्स हैं, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स इनको कभी कभी उतना एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसीलिए
इन सारे गुड्स को गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, लेकिन इसका जो चार्ज रहता है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है। गवर्नमेंट ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, हालांकि प्राइवेट फर्म्स के थ्रू करती है, लेकिन इसका जो चार्ज रहता है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है। गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अब पब्लिक गुड्स वाला जो आइडिया है वो गवर्नमेंट के पॉजिटिव रोल को शो करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में एक साइड के बेनिफिट्स देखकर हम स्टोरी को खत्म नहीं कर सकते, और स्टोरी के पीछे एक और कहानी छिपी हुई होती है। हर बेनिफिट की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। वो क्या कॉस्ट है, आइए देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक्शन से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जैसे कि प्राइस डिस्टॉर्शन। कंट्रोल्स बिलो मार्केट प्राइस कैन रिड्यूस प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड शॉर्टेज क्रिएट शॉर्टेजेस। देखो, कई दफा जब गवर्नमेंट सरप्लस कंट्रोल लगा देती है तो उससे प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। हालांकि गवर्नमेंट प्रॉफिट का ध्यान रखती है उनके, बट दे नीड मोर प्रॉफिट्स। उनको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मोर प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट उनको हासिल नहीं होता, तो कई दफा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं। फिर मार्केट में वही जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो फिर से क्रिएट होने लगती है। यहां पर प्राइस डिस्टॉर्शन की वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो सकती है। एक और चीज, जैसे कंप्लायंस बर्डन। गवर्नमेंट कुछ रूल्स लगाती है और उनको कंप्लाई करने के लिए फोर्स करती है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको। अब जैसे लाइसेंसेस हो गए, परमिट्स हो गए, इनकी वजह से कई दफ़ा जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, और यूँ समझिए इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? आखिर में जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका नतीजा कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो प्राइसेस हैं उनके ऊपर एक कैप लगा दिया कि एमआरपी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इस केस में प्रोड्यूसर फिर से डिस्करेज होगा प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कई सारे परमिट्स, कई सारे लाइसेंसेस उनके लिए एक डिस्करेजिंग फैक्टर की तरह है, उनके लिए एक हर्डल की तरह है। जो प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं उसमें वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये भी है, जब गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा लगाती है तो इनोवेशन पर एक रोक लग जाती है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए, कोई इंसान है जिसने बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके, 20 साल की रिसर्च करके और खूब पैसा खर्च करके उसने एक दवाई इन्वेंट करी 20 साल के बाद में, और उसने अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा वैसा खूब खर्च किया, एक दवाई इन्वेंट करी उसने, और वो कैंसर की दवा थी। अब वो चाहता है कि उसका मुनाफा हो, इसमें उसकी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर कैप लगा देगी उस पर तो यहाँ पर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा फर्दर रिसर्च के लिए, और जो नया कोई रिसर्च करने वाला आने वाला होगा वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया अपने 20-30 साल की मेहनत लगा के तो गवर्नमेंट तो उस पर कैप लगा देगी। इससे इनोवेशन पर भी रुकावट होती है। इस केस में हमें रेमेडी कुछ ना कुछ फिगर आउट करनी होगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी हैं। हम रिसर्च को भी नहीं रोक सकते और उनके प्राइसेस को इन एग्जॉर्बिडेंट रेट तक जाने से भी हमें रोकना होगा। ऐसा भी नहीं कि हम उनको किसी भी कीमत पर जाने दें। यहाँ पर गवर्नमेंट एंटी मार्केट नहीं है, ना ही हम एंटी गवर्नमेंट हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक बैलेंस वाला रास्ता निकालना होगा। मैसेज ये है कि एक बैलेंस का, एक बीच का रास्ता निकालना होगा, जिससे कि दोनों ही एंटिटीज़, गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी, ज़्यादा नुकसान में ना रहे। देखिए, इस स्लाइड में हमने पूरे चैप्टर को एक साथ समाया हुआ है। इसको एक चेन की तरह समझते हुए चलिए। फॉलो द प्राइस पजल फ्रॉम बायर टू गवर्नमेंट। देखिए, बायर्स आते हैं, बायर्स के पास डिमांड होती है, बायर्स के पास डिमांड होती है, बायर्स डिमांड करते हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर सप्लाई करते हैं। ये दोनों जिस जगह इंटरैक्ट करते हैं वहां इक्विलिब्रियम पॉइंट स्ट्राइक करते हैं, और जब इक्विलिब्रियम में ऊपर या नीचे कुछ होता है या अचानक से शॉक्स आ जाते हैं तो सरप्लस या शॉर्टेज क्रिएट होती है। जब ये होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जैसे कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने किया था। यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमने देखा था, शॉर्टेज और सरप्लस हमने देखी थी। कोविड के टाइम पर हमने देखा था कितनी सारी शॉर्टेज और सरप्लस, शॉर्टेज बहुत सारी थी, सरप्लस बिल्कुल नहीं था। तो उस केस में गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, और फिर हमें पता चला कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो पता ये चला, प्राइस इमर्ज करता है इंटरेक्शन से, किसके? डिमांड और सप्लाई कर्व के। प्राइस चेंज होता रहता है, कभी कभी उसको रेगुलेट करना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने में प्राइवेट लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट उनका चार्ज लेती है, गवर्नमेंट उनको पब्लिक को प्रोवाइड करती है। उन्हें कहते हैं पब्लिक गुड्स, जैसे पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, डिफेंस हो गई, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है
पब्लिक को। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंदर बिना नोट्स देखे आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल इसके आंसर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इस चैप्टर के बाद आपको मार्केट पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। हर प्राइस टैग एक क्लू है, हर बायर और सेलर उस स्टोरी के कैरेक्टर हैं, और इकोनॉमिक्स उन क्लूज को जोड़कर कहानी समझाने का एक तरीका है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को सिर्फ याद मत रखिए, अगली बार मार्केट में किसी प्राइस को ऑब्जर्व कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए कि वो ऐसा क्यों है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग द प्राइस टैग। हैव अ गुड डे।